हमसे लड़ना है, लड़ लो, मैदान तय करो, कहाँ लड़ाई होगी, लड़ते जाओ। ये हमारे अधीर रंजन जी भी कल ही से चिल्ला रहे हैं, किसान गुलाम बन जाएंगे। किसान कभी गुलाम होता है भारत का? शासन गुलाम हो जाता है, सत्ता गुलाम हो जाती है। मैं किसान होने के नाते कर सकता हूं, किसान कभी गुलाम नहीं हो सकता। ये संसद की चाहे कितनी बड़ी ताकत हो जाए, जनतंत्र में संसद की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन किसान को संसद भी गुलाम नहीं बना सकते हैं। कि जब तक देश की आजादी किसानों के अंधेरे गांव में रोशनी उसकी नहीं जाएगी, तब तक इस देश का ग्राम स्वराज केवल आजाद होने के बाद देश आजाद नहीं होने पाएगा। कि हिंदुस्तान की समृद्धि तो गांव और खेत और खलिहान के रास्ते से निकलती है, तब हिंदुस्तान समृद्ध दिखता है। कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबल किसानों को सबल बनाना चाहिए। जनादेश का आदर करने सीखिए अधीर बाबू। जनादेश का आदर नहीं करेंगे तो आप गुस्सा करते हैं। आप गुस्सा करके जब हम लोगों का विरोध करते हैं तो हम देहाती आदमी हैं, हमको लगता है कोई जंगाहीन में लड़ू झगड़ा कर रही है। लेकिन जो मैं अपने पूर्व के दो वक्ताओं की बात सुने, कांग्रेस के और आरएसपी के प्रेमचंद्रन जी के, मैं सुन रहा था। शायद इन लोगों को उस विषय में बहुत गहन जानकारी नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं कि मैं किसान हूं, इस बात को ठीक से जानता हूं, जमीनी स्तर पर जानता हूं। ये कानून जो आज बनने जा रहा है किसानों के समृद्धि के लिए, अध्यक्ष जी, इन लोगों को 1977 के मुरारजी भाई के सरकार के निर्णय को भी थोड़ा इससे मिलते जुलते कानून को देख लेना चाहिए। उस समय मुलायम सिंह जी संसद के वरिष्ठ सांसद हैं, बैठे हैं। हमारे रक्षा मंत्री जी उस समय उत्तर प्रदेश के असेंबली में होते थे, जानते हैं। उस समय मुरारजी भाई की सरकार ने इसी से मिलता जुलता एक कानून बनाए थे कि किसानों की एक उत्पाद देश एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। इस कानून को और विस्तार दिया है हमारे कृषि मंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, कि इसको हम किस तरह किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों के सबल होने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत बड़ा कदम। अध्यक्ष जी, हम किसानों की ताकत को यह देश बहुत दिनों से पहचानता है। इस संसद ने बहुत से आती जाती सरकारों को देखा है। आज एक सरकार हम लोगों की 2014 से चल रहे हैं। 1952 से पहले से अंतरिम सरकार थे, उस समय से कृषि का बजट उठाकर देख लीजिए अध्यक्ष जी, आप हम लोगों के संरक्षक हैं। मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने किसानों के समृद्धि के लिए काम किया है। ये पहली सरकार है जहां किसानों को भरोसा जगा है सरकार के प्रति कि एक सरकार ऐसी भी है जो हम लोगों की चिंता करती है, एक सरकार ऐसी भी है जो हमारी खेती की बुआई, जोताई, गुड़ाई और हमारे उत्पादन की भी चिंता करती है कि इसका लाभकारी कीमत कैसे भी। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं उन भाइयों से, मैं बार बार कहता हूं किसान के सवाल पर एक मत रहो। इस देश की सबसे बड़ी आबादी किसान की है। मैं अभी मुलायम सिंह जी से बात कर रहा था, इस बात से, मेरी बात से वो सहमत। मैं कह रहा था अध्यक्ष जी कि किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, इस देश की समृद्धि का आकलन नहीं हो सकता है। कि आषाढ़ में खरीफ की खेती होती है, कार्तिक में रबी की खेती होती है। आषाढ़ के महीना से पहले जब 2000 रुपया खाते में किसान के जाता है तो किसान ही जान सकता है, प्रेमचंद्रन और सरदार जी नहीं जान सकते हो कि किसान को कितनी खुशी होती है, उसकी खेती में उसका कितना सहयोग होता है। कि गांव में दूध पैदा करने वाला किसान कैसे अपने दूध को गोबर के उपले पर जला गरम करके लाल कर देता है, दही बनाता है। कृषि मंत्री जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में उस तरह की दही हमारे रक्षा मंत्री जी बड़े चाव से खाते रहे हैं और जानते हैं। हम कहते हैं, मुलायम सिंह जी भी जानते हैं, उस दही का हम मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? उस दही को क्यों विदेशी कंपनियों के हम हवाले कर देंगे? और यही सपना देखा था ग्राम स्वराज का बापू मोहनदास करमचंद गांधी ने कि जब तक देश की आजादी किसानों के अंधेरे गांव में रोशनी उसकी नहीं जाएगी, तब तक इस देश का ग्राम स्वराज केवल आजाद होने के बाद देश आजाद नहीं होने पाएगा।
ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो कानून बनाए हैं, कानून बनाने जा रहे हैं, यह ऐतिहासिक दस्तावेज है। मैं किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूं। यही सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, जो हम लोगों के प्रेरक हैं, विचारों के प्रेरक। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की समृद्धि तो गांव और खेत और खलिहान के रास्ते से निकलती है, तब हिंदुस्तान समृद्ध दिखता है। इस साल शताब्दी समारोह हम लोग समापन करके आ रहे हैं। राष्ट्रीय ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के महान चिंतक, जो उस राज्यसभा के 12 साल तक प्रतिनिधित्व किए थे, उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबल किसानों को सबल बनाना चाहिए। अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, व्यवसाय बड़ा बेरहम होता है। व्यवसाय और बाजार केवल लाभ खोजता है, लेकिन शासन के तरफ से बाजार का असर न होते हुए किसानों के समृद्धि के लिए जो कानून बनाने जा रहा है, किसानों के सबलता के लिए जो कानून बनने जा रहा है सभापति महोदय, वो बाजार के बेरहमी को दूर करने वाला कानून बनने जा रहा है। बाजार की बेरहमी उस पर असर नहीं डालेंगे। बाजार तो केवल सोचता है कि हमको कैसे लाभ मिलेगा, क्रेता तो केवल सोचता है कि हमको कैसे सस्ते में मिलेंगे। आप बताइए, कह रहे थे कि किसान को गुलाम बनाएंगे। ये हमारे अधीर रंजन जी भी कल ही से चिल्ला रहे हैं, किसान गुलाम बन जाएंगे। किसान कभी गुलाम होता है भारत का? शासन गुलाम हो जाता है, सत्ता गुलाम हो जाती है। मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं, किसान कभी गुलाम नहीं हो सकता। ये संसद की चाहे कितनी बड़ी ताकत हो जाए, जनतंत्र में संसद की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन किसान को संसद भी गुलाम नहीं बना सकते हैं। ये देश ब्रिटानिया राज देखा है, ये देश मुगलिया शासन देखा है, लेकिन शासन में कभी किसानों को यह कोशिश किया कि अपने खेत में वो गेहूं बोना चाहते हैं तो कहते कि नहीं तुम मक्का बो। किसान जब तय करता है कि मैं मक्का बोऊंगा, आलू बोऊंगा, गेहूं बोऊंगा, तो वही बुआई करता है। जब अंग्रेजों ने, मुलायम सिंह जी हमारे स्वदेशी आंदोलन के साथी हैं, जब अंग्रेजों ने तिनकठिया कानून बनाया और नील के आंदोलन क्यों शुरू हुए? नील की खेती करने के लिए तिनकठिया कानून बनाया। तो रक्षा मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि तिनकठिया कानून बनाया तो वो कहा कि 1 बीघे में 3 कट्ठा खेती नील की होगी। इसी देश के किसानों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को बता दिया कि तुम देश का शासन गुलाम बना सकते हो, किसानों को गुलाम नहीं बना सकते हो। मैं अभी बलिया से सांसद हूं, उसके पहले भदोही से सांसद होता था। वहीं पाली के गोदाम था, हमारे भदोही के किसानों ने उसके नील के गोदाम में आग लगा दिया, 22 लोगों की कच्ची फांसी हो गई और किसानों ने देश को आजाद का रास्ता दिखा दिया। उसी आजादी के रास्ते को चंपारण में बाबू मोहनदास गांधी ने समझा और नील आंदोलन शुरू किया और देश को आजाद करने का रास्ता दिखा दिया। इसलिए जो ये कहते हैं कि किसान गुलाम हो जाएगा, वो किसान की ताकत को शायद एहसास नहीं करते, किसान की, हिंदुस्तान के किसान को ताकत को जानते नहीं। हिंदुस्तान का किसान अमेरिका का किसान नहीं है। हिंदुस्तान की किसानों की कृषि जो है उसकी जीवन धारा है, वो व्यवसाय नहीं करता है, जीवन धारा उसका है। मुझे जब चिंता होती है कि गांव का किसान हरियाणा के नस्ल के गाय को ले जाने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाता है तो उसको हरियाणा के बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोक देते हैं। गंगा तीरी गाय का दूध कम होता है, लेकिन उस दूध में इस तरह का तत्व होते हैं कि उस तत्व से कई रोगों का पलायन हो जाता है, कई रोग समाप्त हो जाते हैं। विदेशी कंपनियों को ले आने वाले कौन है? 1991 में मैं सांसद हो गया था। यहीं बैठते थे नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। आर्थिक उदारीकरण की नीतियां यही लो ले आएगा। उसके पहले विश्वनाथ प्रताप विदेशी कंपनियों को न्योता दे चुके थे, बुलाए थे। मुलायम सिंह जी उसी कारण से विश्वनाथ प्रताप के विरोध में थे। क्यों मुलायम सिंह? सही बात है ना। चंद्रशेखर जी को दस्तावेज, IMF के अध्यक्ष का चंद्रशेखर जी का दस्तावेज छिपा दिया था, ठीक है ना। हम अपने बात नहीं कर रहे, वो दस्तावेजी रिपोर्ट है इसलिए कर रहा हूं संसद में इस बात को। तो विश्वनाथ प्रताप जो न्याय कानून को बनाने की योजना बना रहे थे, उस कानून को
क्रियान्वित कर दिया। मनमोहन सिंह जी ने जो चंद्रशेखर जी के आर्थिक सलाहकार होते थे वहीं बैठते थे। आर्थिक उदारीकरण की नीतियों में विदेशी कंपनियों को उन्होंने बुलाया। उस समय राष्ट्रपति दत्तोपंत ठेंगड़ी ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना किया था। मुझे गर्व है कि मैं उनके मार्गदर्शन में 15 साल तक काम किया हूं और मैं भी स्वदेशी जागरण मंच का संस्थापक हूं, सदस्यों में हूं। उस समय स्वदेशी आंदोलन में जार्ज साहब, चंद्रशेखर जी, सुब्रमण्यम स्वामी, एक जगह मैं मुलायम सिंह जी को भी ले गया था मंच पर बोलने के लिए, तो इनके पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, हम स्वदेशी के साथ। सही बात है ना मुलायम सिंह जी? हाँ भाई, सही बात है। तो जो लोग स्वदेशी को, आत्मनिर्भरता को, स्वावलंबन को, स्वाभिमान को इसी संसद में बेधड़क तो नंगे कर दिए हैं, वो लोग आज हमको आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये कितना विडंबना, किस तरह की बात। हम लोग वो लोग हैं जो इस देश की जनता का भरोसा जीतते हैं। ये बिल जो आज कानून बनने जा रहा है, ये हमारे घोषणा पत्र में था। क्यों कृषि मंत्री जी, रक्षा में ये हमारे घोषणा पत्र में था। ये लोग भी घोषणा पत्र में दिए थे कि ऐसा है घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र पहले ऐसा दस्तावेज होता था कि घोषणा पत्र चुनाव के पहले जो जारी करते थे उस पर भरोसा देश की जनता का होना चाहिए, लेकिन घोषणा पत्र पर भरोसे का संकट किसी ने पैदा किया अधीर बाबू, तो आप लोगों ने किया। घोषणा पत्र पर भरोसा होना चाहिए देश की जनता को, हम लोगों ने ये कायम किया। 370 तोड़ा, 370 को खत्म किया, ये घोषणा पत्र में दिया था। हमने अयोध्या का राम मंदिर बनाएंगे, बैठिए पहले एक बात सुनिए, हम कानून से राम मंदिर बना रहे हैं। हमने घोषणा किया था घोषणा पत्र में कि किसानों को समृद्धि के लिए, किसानों की सबलता के लिए काम करेंगे। हमने घोषणा पत्र में ये दिया था और इस घोषणा पत्र के जनादेश हमें मिले हैं, इसलिए हम इस कानून को बना रहे हैं। जनादेश का आदर करने सीखिए अधीर बाबू। जनादेश का आदर नहीं करेंगे तो आप गुस्सा करते हैं। आप गुस्सा करके जब हम लोगों का विरोध करते हैं तो हम देहाती आदमी हैं, हमको लगता है पहले कोई जंगाहीन में रू झगड़ा करेंगे, ऐसा गुस्सा करते हैं तो हमको यही लगता है। हम लोग देहाती आदमी हैं, देहात से आते हैं, इसलिए उन चीजों को जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6-6 हजार रुपये किसान को मिलते हैं। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां किसानों को नहीं। मैं देश भर में घूमता रहता हूं, किसानों से संवाद करता हूं, नहीं मिले, कई जगह नहीं मिले। कई बेचारा किसान हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांव में रहता है, उसने क्या किया है? हमसे लड़ना है, लड़ लो, मैदान तय करो, कहां लड़ाई होगी लड़ते जाओ, लड़ लेना। और लड़ते लड़ते कहां चले गए? हमको कहते रह गए ये सांप्रदायिक लोग हैं, हमको कहते रह गए ये किसान विरोधी लोग हैं। ये लोग मजदूर किसान विरोधी होते तो 6 हजार रुपये सालाना कहां से देते? मजदूर विरोधी होते तो इस तरह के ये फसल ऋण पुनर्मुठा किसान रथ मोबाइल कहां से चाहते? किसान रेल कैसे चलता? सभापति महोदय, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौ की खेती होती है, चना की खेती होती है, बिहार में भी होती है। मुजफ्फरपुर की लीची जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो बिकेंगे ना। नागपुर का संतरा जब हमारे यहाँ के जाएंगे तो बिकेंगे ना, किसान रेल से जाएंगे। ये हिमाचल का सेब वहाँ सस्ता बिकते हैं, हमारे यहाँ जाएंगे तो सस्ता। इलाहाबादी अमरूद बिकेंगे ना। हमारे भदोही में एक पेड़ा बनता है, वहाँ बॉम्बे ले जाते हैं लोग। भदोही में पेड़ा बनता है, टेढ़वा का पेड़ा, रक्षा मंत्री जी जानते हैं, हम लोग उनको देते थे। कभी टेढ़वा का पेड़ा जाएगा बम्बई में, आपको दे देंगे। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। तो ये सारी चीजें, पूर्वी उत्तर प्रदेश का सत्तू, बिहार का सत्तू, महाराष्ट्र में जाएगा, मध्य प्रदेश में जाएगा, बंगाल में सातू लोग खाते हैं। लोग पहले सातूखोर को हम लोगों को सातूखोर कहते थे, पहले कहते थे ना कल्याण जी, हम लोगों को पूर्वी उत्तर प्रदेश को सुंदरम कहते थे। अब मत ऐसा कहिएगा, सातू अब। थैंक यू, कंक्लूडेड। थैंक यू। जय सभापति महोदय, थैंक यू सर। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, स्वावलंबी भारत बनाने के लिए, स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए, किसानों के समृद्धि और सबलता के लिए ये जो कानून बन रहा है, ये संसद जो ऐतिहासिक दस्तावेज पर आज मुहर लगाने जा रही है,
ये भारत का इतिहास, भविष्य का इतिहास नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली ठीक है, सरकार को, कृषि मंत्री को और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को याद रखेगी। मैं यही कहते हुए अपनी बात पूरा करता हूं।